संशोधन इस अनुच्छेद की प्रशासनिक स्वतंत्रता का नाश कर देंगे, तब क्या किया जाएगा? दूसरा, एक देश एक चुनाव के कुछ समय बाद किसी केंद्र या राज्य की सरकार गठबंधन टूटने या अविश्वास के कारण गिर जाती है और अन्य कोई विपक्षी दल बहुमत हासिल नहीं कर पाता है। उस स्थिति में क्या किया जाएगा? तीसरा, दल बदल कानून अर्थात एंटी डिफेक्शन लॉ जो भारत के संविधान की अनुसूची 10 का हिस्सा है, उसे रास्ते से हटाकर साफ कर दिया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप सांसद और विधायकों की खुलेआम खरीद चालू हो जाएगी। तब क्या किया जाएगा? चौथा प्रश्न, अंतिम परंतु कम नहीं, कि इस देश के 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और 543 निर्वाचन क्षेत्रों जो इस देश के कुल मिलाकर 2044 छोटे मोटे राजनीतिक दलों का संरक्षण करते हैं, उन छोटे मोटे राजनीतिक दलों का भविष्य आखिर क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, और मेरे प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं। अब तो ये प्रश्न मुझे विवश करते हैं 2 जून 1985 में इस देश की राजनीति पर लगे गेस्ट हाउस नामक कदम को याद करने। ये प्रश्न मुझे विवश करते हैं 1999 में 13 बार गिर जाने वाली अटल सत्ता को याद करने, और ये प्रश्न मुझे विवश करते हैं जब 2016 में तमिलनाडु में एक ही साल में 3 बार मुख्यमंत्रियों के बदले जाने से पहले उस अराजकता को याद करने। मैं प्रश्न करना चाहूंगी मेरे बुद्धिजीवी साथियों से कि इतना सब कुछ होने बिगड़ने के बाद मैं कैसे मानूं कि एक देश एक चुनाव भारत के भविष्य के लिए आवश्यक है। इस एक देश एक चुनाव की बहुत बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। एक देश एक चुनाव से हटकर एक देश एक तानाशाह के रूप में। अटल बिहारी जी भारत को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्रीय पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। यहाँ पे बहती हर एक नदी हमारे लिए गंगा है और यहाँ का हर एक कंकड़ हमारे लिए शंकर है। और जिस देश की हम भक्ति करते हो, जिस देश को हम माँ कहते हो, उस देश की हार मुझे कदापि स्वीकार नहीं। जब मेरे साथी कहते हैं कि एक देश एक चुनाव लागू करने से चुनावी खर्च कम हो जाएंगे, तब शायद वे ये भूल जाते हैं कि चुनावों में होने वाला आम खर्च तो सदा समान रहेगा। और जिस खर्च की वे बात कर रहे हैं वह काला धन है जो राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार के लिए पानी की तरह बहा देती हैं। अध्यक्ष महोदय, सन 2011 में होने वाला चुनावी खर्च 1840 करोड़ होता है और वही खर्च 2014 में बढ़कर 3870 करोड़ होता है। फिर अचानक से ये पता लगता है कि 2014 में होने वाला चुनावी खर्च 30,000 करोड़ होता है। तो फिर तो बचे हुए 26,130 करोड़ के काले धन पैसा मुझे कौन देगा? जब मेरे साथी ये कहते हैं कि बार-बार आचार संहिता लागू करने से जन कल्याण की योजनाएं लागू नहीं हो पाती, तब शायद वे ये भूल जाते हैं कि आचार संहिता तो कुछ महीने के लिए लागू की जाती है और जब उनकी सरकार बचे हुए 4 साल 9 महीने में कुछ ना कर सके तो वे 3 महीने में किस बादल को आकाश में बदलने की बात कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, जिन्हें एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल आदि के दाम कम ही चुनाव आने से पहले होते हैं, जिसका मुख्य कारण है चुनावों में अपनी जगह बनाना होता है। तो जरा गौर फरमाइएगा, क्या वह दाम 5 साल में आसमान नहीं छू जाएंगे? अंत में मैं ये कहने पर विवश हूँ कि ऐशो तलब के दीवाने बेकार की बातें करते हैं, इन्हें पायल के सुख का ज्ञान नहीं, झटकार की बातें करते हैं। एक देश एक चुनाव राष्ट्र को बेड़ियों से बंधित, प्रजातंत्र से वंचित, विकास से कुंठित